ईरान ने मंगलवार को पुष्टि की कि इजरायल ने रातों रात देश के सबसे अहम अधिकारियों में से एक अली लारिजानी की असैसिनेशन कर दी है। लारिजानी ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे और 28 फरवरी को इजरायल द्वारा सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या के बाद वो रजीम के सबसे अहम चेहरे बन गए थे। उन्हें खामेनेई का हैंड पिक्ड डेप्यूटी माना जाता था और उनकी मौत के बाद कई लोग उन्हें इस्लामिक रिपब्लिक का डी फैक्टो लीडर मान रहे थे। फाउंडेशन फॉर द डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जोनाथन शांजर ने कहा, खामेनेई लारिजानी को उस व्यक्ति के रूप में देखते थे जो इस्लामिक रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाएगा और अब ये पूरी तरह से बाधित हो गया है। लारिजानी एक पावरफुल क्लरिकल फैमिली से आते थे और उन्हें ईरान के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की कोशिशों को लीड किया था और माना जाता है कि जनवरी में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट पर हुई डेडली क्रैकडाउन को उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। यूएस ट्रेजरी ने उन पर सैंक्शंस लगाते हुए कहा था कि लारिजानी उन पहले नेताओं में थे जिन्होंने ईरानी जनता को लेजिटिमेट मांगों के जवाब में हिंसा की बात कही थी। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व सदस्य रहे लारिजानी 2005 से 2007 तक चीफ न्यूक्लियर नेगोशिएटर भी रहे और उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट को ईरान का अधिकार बताया था। उन्होंने एक बार यूरोप के प्रस्तावों की तुलना मोती के बदले कैंडी बार से कर दी थी। 2005 में वो पहली बार सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड बने थे। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने उन पर 2006 में आईडीएफ सोल्जर्स के किडनैपिंग और किलिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इससे सेकेंड लेबनान वॉर शुरू हो गई थी। लारिजानी 2008 से 2020 तक पार्लियामेंट स्पीकर भी रहे। इसी दौरान 2015 में ईरान ने यूएस समेत कई देशों के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी। उन्होंने 2005 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा लेकिन हार गए थे। बाद में 2021 और 24 में चुनाव लड़ने की कोशिश की लेकिन गार्डियन काउंसिल ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। पिछले साल अगस्त में ईरान इजराइल 12 डे एयर वॉर के बाद उन्हें फिर से एसएनएससी का सेक्रेटरी बनाया गया था। खामेनेई ने हाल ही में उन्हें ओमान भेजा था ताकि यूएस के साथ इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स की तैयारी हो सके। उन्होंने हाल के महीनों में रूस के कई दौरे भी किए थे। पूर्व इजरायली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मियर बेन शबत के अनुसार लारिजानी का प्रभाव उनके किसी भी आधिकारिक पद से कहीं ज्यादा था। खामेनेई की मौत के बाद उन्होंने इजराइल के खिलाफ लड़ाई को मैनेज किया और ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज के चीफ कोऑर्डिनेटर बन गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लारिजानी की असैसिनेशन का ईरान की मिलिट्री रिस्पॉन्स क्षमता और रजीम के सर्वाइवल पर क्या असर पड़ेगा। उनकी मौत ऐसे समय पर हुई है जब पिछले 18 दिनों में बॉम्बिंग में कई बड़े ईरानी अधिकारी मारे जा चुके हैं, जिनमें बसीज फोर्स के चीफ गुलाम रजा सुलेमानी भी शामिल हैं। बेन शबत के मुताबिक ये हमले ईरानी रजीम की कमांड एंड कंट्रोल चेन को तोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे देश एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस में पहुंच गया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि ईरान में डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है। खामेनेई के बेटे मुस्तबा को नया सुप्रीम लीडर चुना गया था, लेकिन एयर स्ट्राइक में घायल होने के बाद से वो सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। एक लीडरशिप वैक्यूम जरूर बन गया है। कमांड अब कौन करेगा, कोऑर्डिनेट कौन करेगा, ये बड़े सवाल बने हुए हैं। और तो और बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की मृत्यु से डबल डेंट हुआ है, क्योंकि बसीज भी आईआरजीसी का हिस्सा था, तो प्रॉक्सी कोऑर्डिनेशन भी इम्पैक्ट होगा। गुस्से में ईरानी फोर्सेस कुछ देर तक एक साथ आकर आक्रामक हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पिक्चर अभी अच्छी नहीं दिख रही। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि रजीम खत्म हो जाएगा। हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान के प्रॉक्सीज पर भी ऐसे हमले हुए हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि ईरान के अंदर एक नाराज जनता भी है जो रजीम के खिलाफ खड़ी हो सकती है। ज्यूइश इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका के सीईओ माइकल मैकॉफ्स्की के अनुसार लारिजानी की मौत ईरानी जनता को हिम्मत दे सकती है कि वो फिर से सड़कों पर उतर जाए, क्योंकि आईआरजीसी और बसीज मिलकर ही इन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को कंट्रोल करते थे। यही वजह है कि प्रोटेस्ट के दोबारा शुरू होने के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर प्रोटेस्ट दोबारा शुरू होते हैं तो ईरान इंटरनली लड़ेगा या एक्सटर्नली, उस वक्त सिचुएशन बहुत ही वल्नरेबल हो जाएगी और उसी वक्त तख्ता पलट की कोशिश भी कर सकते हैं अमेरिका और इजराइल। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता को फेस्टिवल ऑफ फायर मनाने के लिए कहा और नौरूज की शुभकामनाएं दे दी। उन्होंने कहा कि हम नजर रखे हुए हैं।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि टॉप लीडर्स के खत्म होने से ईरानी जनता के नजरिए पर भी असर पड़ेगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इससे प्रोटेस्ट फिर से शुरू होंगे या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि एक दिशा देने वाला अब नहीं रहा। अब गाइडेड अटैक्स मिसगाइडेड हो जाएंगे और ईरान की पकड़ कमजोर हो जाएगी। या गुस्साया ईरान ही काफी है अमेरिका और इजराइल दोनों को झेलने के लिए? ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात कंफर्म जरूर हो गई है कि इजराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क ईरान के सबसे संवेदनशील हिस्सों तक पहुंच बना चुका है और आने वाले दिनों में इजराइल की ओर से और भी बड़े सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। यही वजह थी कि इजराइल अभी हमले जारी रखना चाहता था। यह है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।